नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के जो हमारा वीडियो है वो यूपी पुलिस एसआई स्पेशल है। मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया गया। दोस्तों, ये है पार्ट 3, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने आईपीसी की धाराओं के बारे में बताया है। आज हम लोग पार्ट 3 में और आने वाला जो वीडियो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग सीआरपीसी की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने आईपीसी की धाराओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो एसएससी बैंकिंग और इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान, मूल विधि और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि मैंने एक वीडियो में सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल पीनल कोड गलती से कह दिया है। वहाँ पे मैंने आपको आईपीसी और सीआरपीसी दोनों का फुल फॉर्म बताया है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, और उसी फ्लो में मैंने गलती से कह दिया कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल पीनल कोड, क्योंकि वहाँ उस वक्त मैं ध्यान नहीं दे पाया वहाँ पे। ठीक है, जब ये मैंने बाद में ध्यान दिया तो वीडियो के बीच में से कोई चीज़ काटना पॉसिबल नहीं है, और एक बार वीडियो अगर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे तो उसको या तो डिलीट किया जा सकता है, उसके बीच में से कुछ भी चीज़ काटी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि आपको ये बात बताना चाहिए अगले वीडियो में, तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में कि सीआरपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप इसको ध्यान दीजिएगा। धाराओं की बात करें अगर दोस्तों, तो सीआरपीसी में धाराएं हैं 484, अध्याय हैं 37 इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी 25 जनवरी 1974 को, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिले। अब चलिए हम लोग धाराओं का पढ़ते हैं। दोस्तों, धाराओं का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने कोई जुर्म किया और उसको उस धारा के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी। धाराओं का सेंस कई तरीके से होता है। जो आईपीसी हम लोग पढ़े थे, आईपीसी में इस प्रकार के एक्ट्स होते हैं, इस प्रकार की धाराएं होती हैं कि अगर कोई जुर्म है तो वो किस धारा के अंतर्गत आती है। लेकिन जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजर कोड है, इसमें प्रोसीजर की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के अपराध हैं या किस प्रशासन को किस प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं, वो कैसे आदेश दे सकता है, ये सारी चीज़ें इन एक्ट्स में आती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, 2A जो है आपका एक्ट वो जमानती अपराध के लिए है। 2C है संज्ञेय अपराध। 2D शिकायत अपराध। 2G जांच अपराध। 2H अन्वेषण अपराध। 2I अशिज्ञेय अपराध। 2N अपराध। 2O थाने के भार साधक। 2R पुलिस रिपोर्ट। 2S पुलिस थाना। 2U लोक अभियोजक। 2W पीड़ित। 2X वारंट मामला। तो ये जो जितने भी 2 और उसके अल्फ़ाबेट्स टाइप से जो भी हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इनको। ये सारी चीज़ें इन टॉपिक्स को परिभाषित करती है। परिभाषित करने का मतलब है कि इन धाराओं में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर धारा 8 की बात की जाए तो ये है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को महानगर तब तक घोषित नहीं कर सकती जब तक कि उस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक न हो। ठीक है, ये जो है वो धारा 8 के अंतर्गत ये बात कही गई है। धारा 28(1) ये है कि उच्च न्यायालय जो है किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। दंड कितने प्रकार के होते हैं ये बात भी मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दंड कितने प्रकार के हमारे भारत में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 28(2) एक्ट। ये है कि सेशन न्यायाधीश जो है वो कोई भी दंडादेश तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय करेगी। 28(3) धारा कहती है कि सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या
10 साल से अधिक का कारावास, इसके अलावा ये 3 के अलावा कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। 29(1) धारा है कि न्यायालय मजिस्ट्रेट जो हैं वो 7 वर्ष तक का दंडादेश दे सकते हैं। 29(2) जो धारा है वो है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का दंडादेश दे सकते हैं। और 29(3) जो धारा है वो है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ये भी 3 वर्ष तक का दंडादेश दे सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों धारा 36 ये है कि इसमें पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का वर्णन है, उल्लेख है। ठीक है, उसके बारे में इनको बताया गया है कि पुलिस के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता का उल्लेख किया गया इसमें। धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट किसी की गिरफ्तारी का उल्लेख है इसमें। 41A पुलिस अधिकारियों के सामने हाजिर होने की सूचना का उल्लेख। और 41D यह है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का किसी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं थी, लगभग 25 धाराओं के बारे में मैंने आपको इसमें बताया। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, तो लगभग 25 धाराएं इसमें हैं। इसके बाद की जो बची हुई धाराएं हैं, लगभग 22 या 23 धाराएं ऐसे बची हैं इसमें। ठीक है, वो मैं पार्ट 4 में आपको बता दूंगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन चारों को मिला के आपकी IPC इंडियन पिनल कोड और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये दोनों की धाराएं समाप्त हो जाएंगी और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के और वीडियोस के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई भी आप क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं जिसकी ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जैसे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, हैव फन।